तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम जो अग्नाशय ग्रंथि देख रहे हैं उसमें हमने लैंगरहैंस द्वीप में 4 प्रकार की कोशिकाएं देखी। अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, डेल्टा कोशिका और पीपी कोशिका। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पीपी कोशिका एक प्रकार से पैनक्रियाटिक पेप्टाइड कोशिका होती है ये। यहाँ पर देखिए, अगर इसकी अनुप्रस्थ काट को काटा जाए तो ये इस प्रकार से दिखाई देती है। ये अनुप्रस्थ काट काटने पर इस प्रकार की दिखाई देती है। यहाँ पर हम बात करें तो ये सारी क्या है, इन सब का नाम क्या है, तो ये तो है एसिनाई, जो यहाँ पर मैंने बता रखा है ये एसिनाई। और ये पूरा जो भाग आपको दिख रहा है ये है पूरा लैंगरहैंस द्वीप। इस लैंगरहैंस द्वीप के अंदर अगर हम बात करें तो अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, डेल्टा कोशिका और पीपी कोशिका ये होती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिख रहा है बहिस्रावी रूप में ये एंजाइमों का स्रावण यहाँ से एसिनाई के द्वारा होता है, और ये अग्नाशय की वाहिनी में यानी एक प्रकार से डक्ट के माध्यम से, नलिकाओं के माध्यम से ये एंजाइम्स यहाँ ड्यूडेनम भाग में आ जाते हैं। ये तो भाग है, बात हो रही है बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में अग्नाशय कैसे काम करती है। और यहाँ पर हम बात करें कि जो लैंगरहैंस द्वीप है इनमें 4 प्रकार की कोशिकाएं हैं और इनसे रसायन के रूप में हार्मोन निकलता है, और ये हार्मोन जो है इन कोशिकाओं से स्रावित होते हैं। जो सामान्यतः लैंगरहैंस द्वीप में ये 4 प्रकार की कोशिका है उनसे हार्मोन निकलता है, और हार्मोन जो निकलता है ये हार्मोन निकलकर सीधा रक्त कोशिकाओं में आ जाता है। देखिए यहाँ पर किसी प्रकार की कोई डक्ट नहीं होती, यहाँ से सीधा ये रसायन निकलेगा और कहाँ चला जाएगा, रक्त कोशिकाओं में सीधा चला जाता है बिना किसी डक्ट के। क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है, ऐसी ग्रंथियाँ होती है जो नलिका विहीन होती है, डक्टलेस होती है, और अपने केमिकल, अपने रसायन, अपने हार्मोन को बिना नलिकाओं के माध्यम से सीधे रक्त में पहुंचा देती है, उन्हें अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। तो सामान्यतः एंजाइमों के स्रावण में तो ये डक्ट काम आ रही है, लेकिन हार्मोन के स्रावण में डक्ट नहीं होती है, सीधा हार्मोन रक्त में स्रावित कर दिया जाता है। तो ये हमारी जो बात हुई ये हुई किसकी, एक प्रकार से अग्नाशय ग्रंथि में एक अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कैसे काम करती है। तो यहाँ 4 प्रकार की कोशिकाओं से रसायन निकलता है जिसे हार्मोन कहते हैं, और ये हार्मोन सीधी रक्त कोशिकाओं में चला जाता है। नेक्स्ट हम बात करें तो देखिए यहाँ पर अल्फा कोशिका ये पूरे लैंगरहैंस द्वीप का 20 से 25% भाग बनाती है। कितना प्रतिशत भाग बनाती है, पूरे लैंगरहैंस द्वीप में अल्फा कोशिका 20 से 25% भाग बनाती है। इसी प्रकार बीटा कोशिका ये लगभग 75% भाग बनाती है, किसका, लैंगरहैंस द्वीप का। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो डेल्टा कोशिका 4% भाग बनाती है, और पीपी कोशिका बोले तो पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड कोशिका ये 1% भाग बनाती है। यहाँ पर मैंने लिखा है पीपी बराबर क्या होता है, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल। तो देखिए यहाँ पे हार्मोन की बात करें तो अल्फा कोशिका से कौन सा हार्मोन निकलता है, ग्लूकागोन हार्मोन। बीटा कोशिका से कौन सा हार्मोन निकलता है, इंसुलिन हार्मोन। डेल्टा कोशिका से कौन सा हार्मोन निकलता है, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। और पीपी कोशिका से कौन सा निकलता है, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। तो आपको ये दिमाग में बैठानी है कि 4 प्रकार की कोशिकाएं और क्या क्या हार्मोन का स्रावण कर रही है। तो यहाँ ध्यान रखना है मेनली अल्फा कोशिका से निकलने वाला हार्मोन और बीटा कोशिका से निकलने वाला हार्मोन, इनको मेनली आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं कि अल्फा कोशिका से जो ग्लूकागोन हार्मोन निकला वो क्या काम करता है, और बीटा कोशिका से जो हार्मोन निकला वो क्या काम करता है। अब हम इनके ऊपर बात करते हैं। तो पहली बात, यहाँ पर अल्फा कोशिका, अल्फा कोशिका से ग्लूकागोन हार्मोन का स्रावण किया जाता है
श्रावण किया जाता है। फंक्शन देखिए, फंक्शंस ये क्या काम करता है ग्लूकागोन हार्मोन। तो देखिए इसमें यह हार्मोन रक्त में शर्करा के स्तर को बढ़ाने का काम करता है। शर्करा के स्तर को बढ़ाने का काम करता है। किसका काम करता है? रक्त में शर्करा के स्तर को बढ़ाने का काम करता है। कौन? ग्लूकागोन हार्मोन। आप सभी जानते हो जब हमने डाइजेशन सिस्टम पढ़ा था तब भी हमने इसके ऊपर चर्चा की थी, अग्नाशय ग्रंथि के बारे में, और उस दौरान भी हमने आपको बताया था यह हार्मोन रक्त में शर्करा के स्तर को बढ़ाने का काम करता है। एक क्रिया होती है सामान्यतः हम बोलते हैं, दूसरा काम क्या है? ये लीवर में स्थित ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज बनाने का कार्य करता है। ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज को बनाने का कार्य करता है। कौन? अल्फा कोशिका से निकलने वाले, किसकी बात हो रही है? ग्लूकागोन हार्मोन की। तो देखिए इसको हम क्या बोलते हैं कि ग्लाइकोजन किस में चेंज हो रहा है? ग्लूकोज में। तो इस क्रिया को किस नाम से जानते हैं? तो इसे ग्लाइकोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखना, ग्लूकागोन हार्मोन एक प्रकार से आपके ब्लड के अंदर शर्करा के स्तर को बढ़ाता है। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। और जब आपके ब्लड में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है तो सामान्यतः कोशिकाओं के द्वारा भी एक प्रकार से शर्करा या ग्लूकोज का अवशोषण ठीक तरह से नहीं किया जाता है। यानी शर्करा का लेवल बढ़ गया है जब रक्त के अंदर, तो कोशिकाएं भी ग्लूकोज को अवशोषित नहीं कर पाती है। तो ये यहाँ पर अल्फा कोशिका से जो ग्लूकागोन हार्मोन निकला उसका कार्य है। आगे हम बात करें नेक्स्ट, तो यहाँ देखिए इसके अलावा हम बात करते हैं अब नंबर 2, बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। इंसुलिन हार्मोन निकलता है। तो कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन हार्मोन निकलता है। इंसुलिन हार्मोन के कार्य क्या है? इंसुलिन हार्मोन के कार्य क्या काम करता है अभी? तो ध्यान रखना, नंबर 1, यह रक्त में शर्करा के स्तर को
बनाए रखता है, बनाए रखता है, बनाए रखता है। यदि यदि इंसुलिन हार्मोन, यदि इंसुलिन हार्मोन अल्प मात्रा में स्रावित होता है, अल्प मात्रा में स्रावित होता है, स्रावित होता है, तो रक्त में शर्करा की मात्रा, शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, जिसे जिसे मधुमेह, मधुमेह या डायबिटीज, डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज मेलिटस रोग हो जाता है, रोग हो जाता है, डायबिटीज मेलिटस रोग हो जाता है। अर्थात इंसुलिन, इंसुलिन रक्त में शर्करा को नियंत्रण करता है, नियंत्रण करता है, नियंत्रण करता है। तो देखिए, ग्लूकागोन हार्मोन अल्फा कोशिका से निकला, उसने क्या काम किया, उसने एक प्रकार से रक्त में शर्करा का स्तर को बढ़ाया, जबकि इंसुलिन हार्मोन क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि इंसुलिन रक्त में शर्करा के स्तर को कम बनाए रखता है, लेकिन जब इंसुलिन का हार्मोन का स्रावण कम हो जाता है, यानी अग्नाशय ग्रंथि की बीटा कोशिकाएं जब इंसुलिन का हार्मोन का स्रावण कम कर देती हैं, तो इंसुलिन कम निकलता है, और कम निकलता है तो अब शर्करा का कंट्रोल कौन करे, क्योंकि इंसुलिन कम निकल रहा है। तो इंसुलिन जब ठीक प्रकार से कार्य करता है, ठीक प्रकार से इसका स्रावण होता है, तो रक्त के अंदर शर्करा का नियंत्रण बना रहता है। लेकिन जैसे इंसुलिन का स्रावण बहुत कम हो जाता है, अल्प मात्रा में स्रावित होता है, तो सामान्यतः रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, जिसे हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं। तो ये बात हुई किसकी, इंसुलिन की। तो आपको ध्यान रखना है, मेनली आपके दो ही ये काम आ रहे हैं, अग्नाशय ग्रंथि में अल्फा कोशिका और बीटा कोशिका से जो हार्मोन स्रावित हो रहे हैं उनका यहाँ पर जिक्र हो रहा है, यानी अल्फा कोशिका ग्लूकागोन हार्मोन और बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन का स्रावण किया जा रहा है, और ये किस प्रकार से हमारे रक्त में शर्करा के स्तर को बनाए रखता है। तो सामान्यतः आज की क्लास में हम यहाँ पर अग्नाशय ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि में बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार से ये कैसे काम करती है, क्योंकि बहिस्रावी के रूप में तो हमने पाचन तंत्र में पढ़ लिया था कि इससे कौन कौन से एंजाइम्स निकलते हैं। बहिस्रावी ग्रंथियों से तो क्या निकलता है, एंजाइम्स निकलता है, और जो पाचन तंत्र में क्या करता है, सहायता करता है। जबकि अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में लैंगरहैंस द्वीप से बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी है लैंगरहैंस द्वीप, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, गामा कोशिका या डेल्टा कोशिका अथवा पीपी कोशिका, और इनमें मुख्यतः अल्फा और बीटा कोशिकाएं रक्त के अंदर शर्करा का नियमन करती है और कंट्रोल करती है रक्त के अंदर शर्करा को। तो यहाँ पर हम बात कर चुके हैं किसके बारे में, यहाँ पर हम अग्नाशय ग्रंथि के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, अग्नाशय ग्रंथि के बाद अगर हम नेक्स्ट चलें तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जनद ग्रंथि मनुष्य में क्या पाई जाती हैं, जनद ग्रंथि, जनद ग्रंथि
जनद ग्रंथि सामान्यतः दो होती है। जनद ग्रंथि सामान्यतः दो प्रकार की होती है। तो यहाँ पर आज हम इनका इंट्रोडक्शन करते हैं। तो जनद ग्रंथि कितने प्रकार की? दो प्रकार की। अगर एक बात करें तो नर में तो होती है, नर में वृषण, नर में वृषण, और मादा के अंदर बात करें तो मादा में होती है अंडाशय, अंडाशय। नर में वृषण एक अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में देखी जाती है और मादा में अंडाशय एक अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में देखी जाती है। नर के अंदर जो वृषण होते हैं, ये वृषण एक जोड़ी होते हैं, एक जोड़ी वृषण होते हैं। क्या होते हैं भाई? एक जोड़ी वृषण होते हैं जो कहाँ होते हैं? जो वृषण कोश, वृषण कोश, वृषण कोश में स्थित रहते हैं, वृषण कोश में स्थित रहते हैं, वृषण कोश में स्थित रहते हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें मादा के अंदर, तो मादा में अंडाशय जो है, अंडाशय ये एक जोड़ी होते हैं, एक जोड़ी, वन पेयर, एक जोड़ी होते हैं, एक जोड़ी होते हैं। तो ये सामान्य सी बात है। नर के अंदर अगर हम बात करें तो वृषण जो है अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में जाने जाते हैं, इन्हें जनद ग्रंथि कहते हैं। वृषण और अंडाशय दोनों को ही हम जनद ग्रंथि कहते हैं। और ये किस प्रकार से, एक प्रकार से अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में काम करते हैं। तो हम इनको एक एक करको अलग अलग करके पढ़ेंगे। पहले हम वृषण के बारे में और फिर हम अंडाशय के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करना चाहूँ एक वृषण की, तो एक वृषण की जो संरचना होती है वो इस प्रकार से, ये वृषण होते हैं और ये वृषण एक प्रकार से, अभी मैंने बोला वृषण कोश में स्थित होते हैं। तो ये तो है वृषण कोश, ये तो है वृषण कोश और ये है दोनों वृषण। तो ध्यान देना, वृषण कोश में वृषण पड़े हुए होते हैं। अब वृषण की अगर हम संरचना देखें तो वृषण की संरचना में यहाँ पर हमें छोटे छोटे पालिकाएं नजर आती है, जिन्हें हम वृषण पालिका कहते हैं, जिन्हें हम वृषण पालिका कहते हैं। तो ये सब क्या है? ये वृषण पालिका है, वृषण पालिका, वृषण पालिका, ये वृषण पालिका है। अर्थात एक जो वृषण पालिका होती है, एक वृषण पालिका में 2 से 3 शुक्रजनक नलिका पाई जाती है। आप इसको समझें, वृषण पालिका में 2 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं होती है। तो यहाँ मैं लिखूँगा एक वृषण पालिका, एक वृषण पालिका में, एक वृषण पालिका में 2 या 3 शुक्रजनक नलिका, शुक्रजनक नलिका, शुक्रजनक नलिका, 2 या 3 शुक्रजनक नलिका स्थित होती है, स्थित होती है, 2 या 3 शुक्रजनक नलिका स्थित होती है। अब जो शुक्रजनक नलिका है, 2 या 3 शुक्रजनक नलिकाओं के बीच बीच में अंतराली अवकाश पड़ा होता है, यानी जो क्षेत्र रहता है बीच में गैपिंग, उसे अंतराली अवकाश कहते हैं। उस अंतराली अवकाश में लिडिग सेल पाई जाती है, जिन्हें अंतराली कोशिका कहते हैं। और अंतराली कोशिका या लिडिग सेल के द्वारा
एक प्रकार से नर हार्मोन का स्रावन किया जाता है जिसे हम टेस्टोस्टेरोन, पुंजन या एंड्रोजन के नाम से जानते हैं। तो अगली क्लास में हम शुक्रजनक नलिका की संरचना और इस शुक्रजनक नलिका के क्षेत्र में अंतराली अवकाश में पाई जाने वाली लीडिंग सेल या अंतराली कोशिका से जो हार्मोन निकलता है उसके कार्य, और उसके बाद हम अंडाशय ग्रंथि और अंडाशय से निकलने वाले हार्मोन के बारे में कल की कक्षा में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।